साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 66 सीटें हैं जिनके बारे में कमलनाथ जी ने निखरा जी और मुझे ये काम सौंपा है कि मैं उन विधानसभा सीटों में जाकर जो कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा मॉडल है, पोलिंग बूथ, सेक्टर, मंडल, सब ब्लॉक, उसके अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा उसकी समीक्षा करें और समीक्षा के पश्चात कहीं कमी है तो उसको ठीक करें। इसी संदर्भ में निखरा जी और हम दोनों 66 विधानसभा सीटों में जा रहे हैं और लगभग 40 से ज़्यादा सीटें हम लोग अभी तक कर चुके हैं। कल हम लोग नर्मदापुरम और पिपरिया विधानसभा में थे और आज सांची में आए हैं। सांची सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती रही है, 18 में भी जीती थी, लेकिन हमें कभी उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो कि युवक कांग्रेस से विचारधारा के साथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, सिंधिया जी का खासम खास हुआ करता था, हम लोगों ने हमेशा उसको प्रमोट किया। वो अचानक दिन में कैबिनेट मीटिंग अटेंड करता है, कमलनाथ जी की प्रशंसा करता है और रात को फ्लाइट पकड़ के दिल्ली चला जाता है और 2 दिन बाद मालूम पड़ता है कि वो तो बेंगलोर चला गया। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? जो जानकारी मिलती उसमें बात साफ आई और मैं इस बात को पहले भी कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 15 से 25 करोड़ रुपए एक विधायकों को उन्होंने ऑफर दिए थे। जिनको ऑफर दिए गए थे उन्होंने मुझे बताया था कि साहब हमारे पास ये ऑफर आ रहा है भाजपा का। तो हमने कंट्रोल करने की कोशिश की, कंट्रोल भी कर लिया था, लेकिन ये उम्मीद नहीं करते थे कि सिंधिया जी इस लालच में छोड़कर हमको चले जाए। लोग कहते हैं सिंधिया जी नाराज थे, किस बात से नाराज थे? 1 हफ्ते पहले करेरा में उन्होंने कर्जा माफी के सर्टिफिकेट बांटे, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है। कितने विचारधारा से कांग्रेस से जुड़े हुए थे उनका वीडियो रिकॉर्डिंग है। मंदसौर के किसानों पर हुए गोलीबारी के मामले में उन्होंने एक दिन की कुछ भूख हड़ताल की अनशन किया भोपाल में और कहा था कि शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे हाथों में रंग खून से रंगे हुए हैं और कोई भी तुम कोशिश कर लो वो नहीं धुल सकते। ये उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग। मोदी जी से उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान जाके नवाज शरीफ की बिरयानी खाया है, ये भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। फिर अचानक क्या हो गया कि जो प्रशंसा कर रहे हैं सरकार की, ये कर्जा हमने माफ किया, उसका श्रेय ले रहे हैं, अब फिर चले गए। कभी आप उम्मीद कर सकते थे? कम से कम मैं तो उम्मीद नहीं करता था। और उसको अपने नहीं संभाल पाए। क्या क्यों गए, कैसे गए, ये अपना इतिहास है, लेकिन आम जो जानकारी हमको मिल रही है कि लोगों को 25 से 50 करोड़ रुपए प्रति विधायक दिए गए। अब डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के बारे में पहले थोड़ी मोटी शिकायत आती थी, लेकिन अब कुछ लंबी चौड़ी शिकायतें मेरे पास आई हैं। अभी मैं उसकी जांच करूंगा, उसके बाद उजागर करूंगा, क्योंकि बिना जांच करे उजागर करना ठीक नहीं होता।
लेकिन शिकायतें गंभीर हैं। एक व्यक्ति जिसका हम आदर सम्मान करते थे, जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के कोई खास प्रकरण नहीं थे, वो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी हो गया इनकी संगत में, हमें उम्मीद नहीं थी। संगत अच्छे अच्छे लोग बिगाड़ देती है, और उसके नमूने दोनों हैं। ज्योतिराज सिंधिया जी भी हैं और डॉक्टर प्रोग्राम चौधरी भी हैं। जिन सिंधिया जी के बारे में नेहरू गांधी परिवार इतना सम्मान करता था, उनको अपना पारिवारिक सदस्य मानता था, जिनको कि बिना अपॉइंटमेंट के राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के घर पर बिना अपॉइंटमेंट के अंदर जाने की इजाजत थी, हम तक को नहीं थी भाई। हम बिना अपॉइंटमेंट के नहीं जा सकते, आज भी नहीं जा सकते, लेकिन वो जाते थे। प्रियंका जी जब यूपी के उनके साथ महामंत्री बनी तो प्रियंका जी खुद उनके घर जाती थी, सिंधिया जी की। वो आज राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस प्रकार की निम्न श्रेणी की टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, हम उसका बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे वो कुछ भी कहे, मुझे आपत्ति नहीं है। मुझको देशद्रोही कह दिया, अगर देशद्रोही हूं तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करती सरकार? और नहीं तो सिंधिया जी को माफी मांगना चाहिए। संगत में बिगड़ गए। शिवराज सिंह चौहान भी मुझे देशद्रोही कह चुके हैं। जब मैं थाने पर पहुंचा कि भाई मुझे गिरफ्तार करो, मुझे आपके मुख्यमंत्री कहते मैं देशद्रोही हूं, उन्होंने कहा आप पर कोई प्रकरण नहीं, मैंने लिख के दो। तो वहां के टीआई ने लिख के दिया कि दिग्विजय सिंह जी आप पर कोई प्रकरण इस प्रकार का लंबित पूरे प्रदेश के किसी थाने में नहीं है। तो देशद्रोही कहने का अधिकार चीफ मिनिस्टर कैसे था? जबकि देशद्रोह के लिए भाजपा की पुलिस के एसआईटी ने ही, और एसआईटी नहीं एटीएस ने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पहले पकड़ा भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का अध्यक्ष ध्रुव सक्सेना को, जो कि आईएसआई की पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए पैसा लेकर खुफियागिरी कर रहा था। फिर पकड़ा बलराम सिंह को, जो बजरंग दल का प्रमुख सतना का, उसके साथ 20 लोग और पकड़े गए। उनमें एक ग्वालियर के भाजपा पार्षद का भाई, ये सारे लोग पकड़े गए। लेकिन मैं आज तक नहीं समझ पाया कि जो राष्ट्रभक्ति का एक आवरण ओढ़े हुए है भारतीय जनता पार्टी, उसके मुख्यमंत्री ने इन लोगों पर राष्ट्रद्रोह का प्रकरण कायम क्यों नहीं किया? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लागू किया? क्यों नहीं इनके भवन गिराए गए? क्यों नहीं बुलडोजर चलाए गए इन पर, जो राष्ट्रद्रोह का काम करते हैं? हाई कोर्ट से उनकी जमानत हो गई। शिवराज सिंह चौहान जी ने सुप्रीम कोर्ट में इन राष्ट्रद्रोहियों की जमानत के खिलाफ अपील क्यों नहीं की? ये मेरे प्रश्न है। आज तक शिवराज सिंह चौहान इसका उत्तर नहीं देते। इसके बाद अभी डीआरडीओ के अंदर एक सीनियर वैज्ञानिक, जो कि आरएसएस का अपने आप को कार्यकर्ता कहता था, सीनियर साइंटिस्ट, जो कि सावरकर जी को उनका शिष्य मानता था, उनको गुरु मानता था, वो भी पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करता हुआ पकड़ा गया। और अब आज एक नई खबर आई है, आपके रायसेन जिले में ही नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने डायरेक्ट की छापा मारा और वहां हिज़्ब उत तहरीर HUT नाम का आतंकवादी संगठन
रायसेन के जंगलों में कैंप चला रहा था, लेकिन ना वन विभाग को जानकारी मिली, ना शिवराज सिंह चौहान के इंटेलिजेंस की को जानकारी मिली, ना मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी मिली। क्या इसका उत्तर शिवराज सिंह चौहान देंगे कि इतना निकम्मी सरकार है तुम्हारी, है इतना निकम्मा खुफिया तंत्र है तुम्हारा? यहाँ के एसपी रायसेन से स्पष्टीकरण लेना चाहिए। यहाँ का जो स्पेशल ब्रांच का जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है उनसे स्पष्टीकरण लेना चाहिए। वहाँ के रेंज ऑफिसर से स्पष्टीकरण लेना चाहिए, फॉरेस्ट गार्ड से लेना चाहिए कि इतना राष्ट्रद्रोह का कैंप चल रहा है और आपको जानकारी नहीं है। और सबसे एक चौंकाने वाली बात यह आई है कि सौरभ राजवैद, जो बैरसिया का एक जैन समाज का लड़का, वो खुद कहता है कि मैं तो आरएसएस की शाखा में जाता आया और बौद्धिक कैंपों में जाता रहा। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं मोहन भागवत जी से, यहाँ के संघ के प्रांत प्रचारक जी से, ये कौन सा बौद्धिक आप करवा रहे हैं बच्चों से, जिसके वजह से ये आतंकवादी इस्लामिक जो संगठन है उनके सदस्य बनकर यहां पर भारत के सुरक्षा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। उसका नाम सलीम रख लिया उसने अपने आप को। ये तेलंगाना पकड़ा गया, तेलंगाना पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी नहीं मिली। बात यही है कि ये लोग आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। अब मुझ पर तो देशद्रोह का आरोप लगता है। अब बताइए कि शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री काल में भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख वो आईएसआई की खुफियागिरी कर रहे हैं, बजरंग दल के नेता वो भी खुफियागिरी कर रहे हैं। उनके पड़ोस के जिले के उनका गृह जिला सीहोर, पड़ोस में रायसेन भोपाल की राजधानी से मुश्किल से जिस जंगलों में हो रहा था वहां 70-80 किलोमीटर दूर पर, उसको जानकारी क्यों नहीं मिल पाई? कहां गया खुफिया तंत्र? मैं तो कहता हूं कि ऐसे प्रकरणों में जांच होनी चाहिए कि इनके तार भारतीय जनता पार्टी कौन कौन से नेता से जुड़े हुए हैं, कौन कौन इनको संरक्षण दे रहे हैं, पुलिस में कौन अधिकारी इनको संरक्षण दे रहे हैं, इसकी जांच होना चाहिए। और मध्य प्रदेश पुलिस को जांच नहीं सौंपना चाहिए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को जांच सौंपना चाहिए जिसने इनको पकड़ा है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी सदैव से धर्म को हथियार मानकर राजनीति करती है। धर्म का राजनीति में उपयोग करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता, ये कानून है, नियम है, संविधान है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जो कि जिससे हमारे पूरे लोकतंत्र का चुने हुए लोगों पर क्या बंधन है, क्या उस पर अपराध है, कहाँ उस पर सजा कितनी है, उसका उल्लेख है। उस पर आज तक इलेक्शन कमीशन, माननीय चुनाव आयोग ने उसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया, जबकि खुलेआम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो है कि हे मतदाता कनिका मतदाता भाइयों और बहनों, जब तुम चुनाव में बटन दबाओ तो जय बजरंगबली का नारा लेके बटन दबाओ। क्या ये अपराध नहीं है? क्या माननीय चुनाव आयोग इन पर मुकदमा कायम करेगा? क्या उनको नोटिस तो देगा? सोनिया जी के एक छोटे से बयान पर नोटिस मिल सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं उन पर क्यों नहीं मुकदमा दायर होना चाहिए?
मैं एक सनातन धर्म का मानने वाला एक अच्छा हिंदू हूं। बजरंग बली के हम लोग उपासक हैं। क्या बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से की जाएगी? माफी मांगना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को। बजरंग बली की तुलना उन गुंडों की फौज के साथ कर रहे हैं जो लोग पाकिस्तान के लिए खुफियागिरी करते हैं, जो लोग खुलेआम पट्टा डालकर रात को दुनिया भर के आपराधिक प्रकरण करते हैं, जो खुद मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी के एक बयान पढ़ लीजिए, देखिए वीडियो पर है कि कुछ लोग जो गौ सेवक बनते हैं वो रात को आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं और दिन में पट्टा डालकर ये लोग गौ सेवक बन जाते हैं। मोदी जी आप माफी मांगिए, भाजपा के सारे नेता माफी मांगे कि हमारे बजरंग बली की तुलना इन गुंडों की फौज बजरंग दल के साथ आपने तुलना कैसे की? भ्रष्टाचार का आलम कितना है? आपकी रायसेन कहीं मेरे पास कुछ जानकारी मिली है। रायसेन में भोपाल के निकट माननीय लोक आयुक्त ने 7 महीने में 8 लोक आयुक्त के यहाँ पे छापे पड़े हैं, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, इन सब पर। और किस प्रकार से आदिवासियों का शोषण कर रही है सरकार, उसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। नक्तरा के पास करीब 100 एकड़ आदिवासियों के पट्टे की जमीन का भी नामांतरण भरदा चंदोरा गांव नाम के गांव में 150 एकड़ जमीनों के पट्टों का नामांतरण फर्जी आदमी खड़ा करके कर दिया। उनको आदिवासियों को मालूम तक नहीं है और ये आदिवासियों के संरक्षण बनते हैं। मैं मांग करता हूं, अगर आप आदिवासियों के हितचिंतक हैं तो नामांतरण जिसके नाम हुआ है उस पर SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत उस पर मुकदमा दायर किया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए, तहसीलदार और पटवारी गिरदावर को। ये मेरी मांग है। इसी प्रकार 300-400 साल पुराने पीपल के पेड़ काट दिए वहीं पर ही और पूरे तरीके से आदिवासियों को भगा रहे हैं और फार्म हाउस बना रहे हैं, कॉलोनी काट रहे हैं। ये सब इनके नाक के नीचे हो रहा है। अभी भाजपा के जिला मंत्री, आपके महामंत्री राम कुमार साहू के सगे भाई प्रेम नारायण साहू 50,000 रुपए रिश्वत लेती हुए पकड़े गए और जो नपती और नामांतरण जो मेरे समय मुफ्त में हो जाती थी, पंचायत कर देती थी, उसमें 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे और 50,000 एडवांस में लिए। अब एक और घटना जो कि 3 स्थानों पर मुझे जानकारी मिली है। मुआवजा मंजूर हुआ किसानों को, मुआवजा मंजूर हो गया, पैसा आ गया और कल होशंगाबाद नर्मदापुरम में मुझे शिकायत मिली, दूसरी शिकायत मुझे दमोह में दूसरे जिले मिली और तीसरी आज कि चुने हुए लोगों के खाते में सारा पैसा डाल दिया, जिनको मिलना था उनको नहीं मिला। अब ये कैसे हो गया? मुआवजे की राशि की मंजूरी एसडीएम देते हैं, पैसा निकालने की जवाबदारी ट्रेजरी ऑफिसर की होती है। तो चारा घोटाले से बड़ा घोटाला है। चारा घोटाला तो ये था ना। अब इसमें एक नहीं 14 जिलों में इस प्रकार का के प्रकरण पकड़े गए। कम से कम 400 करोड़ का गबन है ये। इसकी तो ये तो तत्काल किसी भी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के अंतर्गत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम अपॉइंट होना चाहिए जो कि इसकी जांच करे और इनके खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए। ऐसे अनेक और प्रकरण हैं।
वो 14 जले, सभी जगह ऐसा हुआ है। अब कल एक वीडियो क्लिप आया था, एक बेचारा केसरिया दुपट्टा गले में डाल के आदमी अपनी मृत बहन को मोटरसाइकिल पे उठा के जा रहा था। उसको एम्बुलेंस नहीं दी गई, उसको वाहन नहीं दिया गया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा उर्फ मामू ने लाल परेड ग्राउंड पर 1000 से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी करके फोटो खिंचवाया था, नहीं खिंचवाया था? वो कहां गई? इनका उपयोग केवल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को शराब और पैसा बांटने में उपयोग किया जा रहा है, ये मेरा आरोप है। अब ये गौभक्त बनते हैं। सबसे ज्यादा पशु यदि आपको किसी भी क्षेत्र में सड़क पर मिलते हैं वो बुदनी है, नसरुल्लागंज के पास। और हर रोज गौ माता मर रही है, उसके लिए गौशालाएं, कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं मंजूर की थी, कहीं बन गई? वहां गायों को नहीं भेज रहे, उनके लिए पशु एम्बुलेंस खरीदे जा रहे हैं। वो भी लाल परेड ग्राउंड में, ये फोटो ऐसी है। पहली बार। अरे पशु एम्बुलेंस में क्या करोगे? जो पशु सड़क पर बैठे, अरे उनको ले जाके गौशाला में क्यों नहीं डाल रहे? कांग्रेस सरकार आई, हमने 20 रुपया प्रतिदिन प्रति पशु मंजूर कर दिया। शिवराज सिंह चौहान आए, घटा के 2 रुपया फिर कर दिया। अरे आज की महंगाई के युग में 2 रुपया का चारा कोई पशु जीवित रह सकता है? बैरसिया के अंदर आरएसएस से संबंधित व्यक्ति की गौशाला में लगभग 300 गायें मरी पड़ी, उनको गड्ढा खोद के गाड़ दिया गया और आज तक उस संगठन पे कार्रवाई नहीं हुई। झूठा एक छोटा मोटा केस बनाया और आज उस खुलेआम वो भाजपा के चुनाव की प्रचार कर रहे हैं वो लोग। कहने का मेरा मतलब ये है कि एम्बुलेंस से इतना प्रेम क्यों है इनको? कमीशन मिलता है, ये पूरी सरकार कमीशन पे चल रही है। आपने कर्नाटक में देख लिया ना, कमीशन सरकार का क्या हश्र होता है, वही हश्र मध्य प्रदेश में इस सरकार का भी होगा। मुझे बता दो, कौन सी खरीद फरोख्त में नीचे से लेकर ऊपर कमीशन बाजी नहीं होती है? भाजपा व्यवसाय कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है उसके मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, दलाल, नेता, अधिकारी, कर्मचारी हर बिजनेस में हिस्सा मांगते हैं। कॉलोनी काट रहे हो, हमको कितने प्लॉट दे रहे हो? मल्टी बना रहे हो, हमको कितने फ्लैट दे रहे हो? ये होता है कि नहीं होता है? पीडीएस का हाल बता दूं, पीडीएस में इतना बड़ा घोटाला है कि 50% भी नहीं मिलता लोगों को। कहां जा रहा है, कहां बिक रहा है, आप सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है। इसलिए साथियों, ज्यादा तो मैं और अब क्या कहूं, अभी तो मेरे पास शिव पुराण है, धीरे धीरे पढ़ते खोलता जाऊंगा। इतना रिकॉर्ड मेरे पास शिवराज सिंह चौहान के अर्जित संपत्ति का है कि ये मुंह छिपाते फिरेंगे, लेकिन समय आने पर। और कुछ हाल ही में कमलनाथ जी का एक बयान सामने आया हुआ है जिसमें उन्होंने प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 100 यूनिट तक का बिल माफ करने की बात कही हुई है। पर भाजपा का आरोप यह है कि पहले भी कर्ज माफी की बात कांग्रेस ने कही थी जो नहीं किया गया। किसने कहा नहीं किया गया? तो जरा शिवराज सिंह चौहान के जैत के उसके रिश्तेदारों से पूछ लो कि वहां के कर्जा माफ हुए कि नहीं हुए। 27 लाख किसानों कर्जा माफ हुआ है। मैं कहता हूं ये शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी में अगर झूठ बोलने का ये कंपटीशन होगा तो दोनों में बड़ा स्ट्रांग चलेगा, कौन गोल्ड मेडल जीतेगा और कौन सिल्वर मेडल जीतेगा।
अगर ऐसा कर्नाटक चुनाव की बात आपने से कमीशन की बात की, तो यहाँ कितने % कमीशन, क्या तुलना लगाई कांग्रेस ने और क्या एक बात सुन लीजिए, ये लोएस्ट लेवल पर 2 to 4%, उससे ऊपर चलो तो 4 to 10%, उससे ऊपर चलो तो 4 to 10%, अब लगा लो कितने % जाएगा ऊपर तक। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चालू की गई, इसको लेकर आपको लाडली बहना योजना की याद 20 साल बाद क्यों आई शिवराज चौहान को? 20 साल तक बहनों की याद नहीं आई, भाई को मामा बना रहा और जीजा को जेल भेजता रहा। ये पूरे तरीके से चुराई हुई योजना है। कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में न्यूनतम आय योजना की हमने का वादा किया था कि हर गरीब परिवार को 6,000 रुपये माहवार दिया जाएगा न्यूनतम आय योजना के अंतर्गत। सरकार हमारी नहीं बनी, सरकार हमारी नहीं बनी, हम नहीं कर पाए। हिमाचल प्रदेश में हमने वादा किया था 1,500 रुपये देंगे, सरकार बन गई, हम देंगे। 2000 कर्नाटक का फैसला है, हम वहाँ भी देंगे। और कमलनाथ जी एक वैसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं करके दिखाते हैं। जितने उन्होंने वादे किए थे, एक वादा पूरा करा है हमने और करेंगे आगे भी। आपके बारे में कहा जाता है कि आप राजनीति में भविष्यवाणियां करते हैं और सही होती हैं। क्या मध्य प्रदेश में 2023 में मोहब्बत की दुकान खुलेगी, नफरत की दुकान बंद होगी? नफरत की दुकानों पर ताला लगेगा और नफरत फैलाने वालों को जेल में बंद किया जाएगा। तो जो आपके मोहब्बत के प्रत्याशी जीत के आएंगे वो कहीं सत्ता में फिर से मोहब्बत तो निकल लेंगे 2022 जैसे? ऐसे इसके लिए क्या प्रबंधन है? इसका प्रबंधन यह है कि वो विचारधारा से जुड़े होंगे, गद्दारों और भाजपा से मिले हुए लोग नहीं होंगे, ले जाएंगे। विचारधारा से लोगों को साथ जोड़ा जाएगा। सर, कर्नाटक चुनाव में आपने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही है, क्या राय से मध्य प्रदेश चुनाव में भी क्या आप ऐसा करेंगे कुछ? माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, जो भी व्यक्ति धर्म के, जाति और समुदाय के खिलाफ कोई भड़काने वाला, नफरत वाला बयान देता है, उस पर यह बाध्यता है राज्य सरकार पर कि वो उस पर कार्रवाई करे। हम उस पर कायम रहेंगे। सर, मेरा सवाल ये, मैनिफेस्टो में इसको शामिल करेंगे जैसे कर्नाटक में शामिल किया है? बात मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, आपको नहीं सुनना चाहते। अगर मेरा उत्तर वो दूं जो आप चाहते हो, मैं क्यों दूं?